हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी डेरिवेटिव वाले चैप्टर की एप्लीकेशंस के ऊपर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्चुअल में बीकॉम स्टूडेंट्स के आप स्टूडेंट्स हो बीकॉम के, तो उसके लिए आप लोगों को डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के बहुत सारे फील्ड हैं। बट क्योंकि आप लोग बीकॉम से रिलेट करते हैं, कॉमर्स फील्ड से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों को डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन के वही टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे जो कॉमर्स लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी थोड़ी थोड़ी आप तैयार कर लेंगे, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन में ये वर्ड्स आपके पास यूज होंगे, तो आपको पता रहना चाहिए क्या मतलब होगा। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे लगता है इकोनॉमिक स्टूडेंट होने की वजह से आप लोग को इसका मतलब समझ आना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आप लोग इसको पर्टिकुलर थ्योरेटिकल तैयार करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग अपना मैथमेटिकली डेरिवेटिव से रिलेट करते हुए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। और बार बार बोल रही हूँ बेटा, बस एक बार समझिए, उसके बाद लिखिए अपनी डेफिनेशन। Price elasticity of demand is defined as the ratio of relative change of demand to a relative change in price. नेचुरली प्राइस और डिमांड के अंदर जो रिलेटिव चेंज आता है, आप लोगों को पता है डेरिवेटिव की हेल्प से हम चेंजेस को ही शो करते हैं, और उन्हीं चेंजेस की डेफिनेशन को कंबाइन करते हुए डिमांड और प्राइस के साथ हम लोगों ने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैथमेटिकली से कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स अगर एफ पी की फॉर्म में है, एक्स क्या होगा क्वांटिटी, पी आपके पास क्या होगा प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम नीटा डी से डिनोट करेंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई डी पी। अगर आप लोगों ने ध्यान किया होगा द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन डिमांड टू ए रिलेटिव चेंज इन प्राइस। क्लियर? द साइन नीटा डी इज नेगेटिव एज जनरल द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। ये हमारे पास इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजीज हो गई। नीटा डी को हम लोग डिमांड कर्व की सेंस की फॉर्म में हमेशा हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। क्लियर? इस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करने के लिए ईपी से भी डिनोट कर लेते हैं। जस्ट ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग के पास है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम डेफिनेशन, मुझे लग रहा है आपको पता लग रहा होगा। अब हम लोगों ने प्राइस की इलास्टिसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, तो ये भी रेशियो है, बट रेशियो किस किस के साथ? रिलेटिव चेंज इन सप्लाई टू ए रिलेटिव चेंज इन प्राइस। और इसको आप वही x इज इक्वल टू एफ पी, एक्स आपकी क्वांटिटी, p आपका प्राइस, तो आप लोग इलास्टिसिटी को नीटा से डिनोट कर रहे हैं, और ये पी एक्स बाई डी पी की फॉर्म में होगा। लगभग सेम है, बट थोड़ा सा सिंबल में, क्योंकि स्लोप, अगर आप इसके कर्व्स देखेंगे, कर्व्स में स्लोप जिस तरीके से जारी होती है, हम लोग उसी स्लोप के अकॉर्डिंग हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल दे देते हैं। क्लियर है? मैथमेटिकली आप लोग इसे देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में आप इनके कर्व्स की शेप देखिए बेटा, और उन कर्व्स की शेप के अकॉर्डिंग हम लोग इनको पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल दे देते हैं। नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों को पता है वही इलास्टिसिटी हमने फाइंड आउट करना है, यानी चेंज देखना है हमने किसमें? इनकम में विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। तो सेम डेफिनेशन, किसका लेना हमने? रेशियो, बट रेशियो किसका लेना है? रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव चेंज इन इनकम। सेम एज इट इज बेटा, x इज इक्वल टू एफ वाई। एक्स आप लोगों के लिए क्वांटिटी है, y आप लोगों के लिए इनकम है। स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है बेटा, सिंबॉलिकल है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग इसके कई बार बुक्स में सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग इलास्टिसिटी है ना, वही नीटा से यूज करेंगे, और इट विल बी इक्वल टू y बाई एक्स डी एक्स बाई डी वाई। सेम एज इट इज बच्चा। आप लोगों के पास स्लोप, यानी जो ग्राफ की स्लोप होती है, स्लोप आप किसे बोलते हैं? अगर थोड़ा सा मोटा मोटा, वैसे तो ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। दिस इज योर पॉजिटिव स्लोप ग्राफ, and this is positive slope graph and this is your negative slope graph। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस में, फार्मूलाज में भी और पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल इंसर्ट कर देते हैं। y बाई एक्स डी एक्स बाई डी वाई सिम्बॉलिकल है बेटा, ध्यान रखिएगा। x स्टैंड फॉर डिमांड एंड y स्टैंड फॉर इनकम। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप कोई और सिंबल यूज करना चाहते हो, तो आप वही कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, या हो सकता है आपके क्वेश्चन में कोई और सिंबल यूज हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिंबल को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अ डिमांड फंक्शन इन गिवन बाय x इज इक्वल टू 50 माइनस 5p
कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने प्राइस और डिमांड की इलास्टिसिटी निकालनी है, बट P इज गिवन टू बी 5। चलो अब मैं वापस ऊपर लेती हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए आप लोगों को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूर द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस P बाई एक्स dx बाई dt। ध्यान रखिएगा, फार्मूला को जोड़ रखिए, यहाँ लिखा ही हुआ है इन्होंने। चलो, नीटा इज इक्वल टू माइनस P बाई एक्स dx बाई dt। वेरी फर्स्ट फार्मूला आप लोगों के लिए, आप x आप लोगों को दिया गया 50 माइनस 5p, डेरिवेटिव ले लेते हैं। dx बाई dp ले लो या dp बाई dx ले लो, ये तो डिपेंड करेगा। ये आप लोगों ने पहले भी सीख लिया डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। dy बाई dx में y इंडिपेंडेंट और x हमारे पास, सॉरी गलत बोल गई, y डिपेंडेंट और x आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट होता है। तो dx बाई डी कितना हो जाएगा, माइनस 5p। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी के लिए सिंबल ही एक ही यूज करेंगे, नीटा का, और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज रख देते हैं, सिंपल। चलो रखते हैं p बाई एक्स, एक्स इज गिवन टू बी कितना आप लोगों के पास 50 माइनस 5p, और dx बाई dt की वैल्यू है। सॉल्व करते हैं, आप लोगों के पास 5 नीचे से कॉमन आके काट देगा, नेगेटिव नेगेटिव सिंबल कट गया, तो आप लोगों के पास आ गया p बाय 10 माइनस p। हम आंसर यहाँ छोड़ सकते थे, बट हमें p की वैल्यू दी गई है 5, यहाँ फीड करेंगे p की वैल्यू एंड आंसर विल बी 1। दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। द मार्केट डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी इज Px इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, Px इज इक्वल टू सी लिख लेते हैं हम एक तरफ से, where C is constant, find the elasticity function and specify the type of market it represents। ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल हमें कमेंट करना अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ कमेंट करें। क्लियर है? P दिया है, X दिया है, और मार्केट का डिमांड फंक्शन है ये हम लोगों के पास, इलास्टिसिटी हमने फंक्शन फाइंड आउट किया। चलो शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू C बाई एक्स, या आप x इज इक्वल टू C बाई P कुछ भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा आप लोग उसके लिए क्या करना चाह रहे हो। क्लियर? चलिए dp बाई dx निकालते हैं, माइनस C बाई एक्स स्क्वायर। आप इसे dx बाई dp भी कर सकते हैं, ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। रेसिप्रोकल ले लो या इनिशियल से ही आप वैल्यू चेंज करके चल सकते हो। यहाँ अगर हमने x इज इक्वल टू C बाई P निकाला होता तो भी हम लोग dx बाई dp फाइंड आउट कर सकते थे, एंड इट विल बी माइनस C बाई P स्क्वायर। जैसा आपको इजी लगता है, जो आपके पास यूज होता है क्वेश्चन, आप लोग वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम P की बजाय x में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि x हमारे पास क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज तो आंसर कहीं भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हमें फर्दर अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग कम्बाइंड करते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड का हमारे पास ND या नीटा कुछ भी लिख सकते हो, माइनस dx बाई dp। बार बार बोलती हूँ बेटा, हर क्वेश्चन में ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज के साथ फार्मूला पहले लिखेंगे। dx बाई dp की वैल्यू फीड करें, p और इंटू एक्स की वैल्यू फीड करें, p के बदले आप c बाई एक्स लिख देते तो आंसर क्या होगा 1। 1 मतलब न्यूट्रल यानी बैलेंस में चल रही है, और बैलेंस मार्केट को आप लोग क्या बोलते हो, मोनोपोली मार्केट। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। कमेंट हमें अगर जिस क्वेश्चन में करना है तो हमें ये देखना है कि कौन से वेरिएबल को लेकर चलेंगे, कि ताकि आंसर के साथ हम कमेंट कर। क्लियर? चलो, अ डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 10 बाय 3 प्लस Q। 0 इज लेस देन Q इज लेस देन 9, यानी हमारे पास Q की लिमिट दे दी गई 0 से लेकर 9। क्लियर? वेयर P इज द प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी, डिमांड, एंड Q इज द नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड, यानी इट मीन्स यहाँ पर Q और X इंटरचेंज कर दिया गया। हम अभी तक हमारे पास क्वांटिटी को X से डिनोट कर रहे थे, यहाँ क्वांटिटी को Q से डिनोट किया गया। इट मीन्स जो भी वो डिमांड करेगा, उस डिमांड में जो भी फार्मूला आप यूज करने वाले हो, तो जहाँ जहाँ X होगा वहाँ वहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अब Q आ जाएगा। चलो, फाइंड द इलास्टिसिटी एट द एंड पॉइंट 0 to 9 ऑफ द गिवन इंटरवल। फॉर दिस शो दैट, एक चीज और हमें शो करनी है, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे, हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। dq बाई dp इज इक्वल टू 1 बाई dp बाई dq, ये हमें चेंज शो करना है।
हम इसी चेंज को वापस दिखाएंगे किस तरीके से हम चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, खुद को भी अच्छा लगता है और चेंज होने लगता है। नाउ P इज इक्वल टू 10/3 प्लस Q, हम इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लिया गया क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू Q इज लेस देन इक्वल टू 9। चलो शुरू करते हैं। जो भी हमारे पास फार्मूला है पहले फार्मूला ही लिख लिया करो, फिर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट किया करो। बुक ने पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया फिर फार्मूला लिखा है ना, मेरी प्रेफरेंस रहेगी आप पहले फार्मूले को लिखिए, तब आपको पता लगेगा आपको किस तरह का फार्मूला चाहिए। ये dQ/dP, मैं आपको ऊपर जाना चाह रही हूँ वापस ताकि आप लोगों को पता लगे किस तरह के फार्मूले को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर ये dQ/dP, ये देखिए ये चीज X और Q को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अगर मेरी आप कहेंगे तो हम इनिशियल से क्वेश्चन में ही चेंज कर दो बेटा। क्वांटिटी को हम अक्सर एक्स से डिनोट कर रहे हैं और हमें कंफर्टेबल भी एक्स में ही लगता है, तो आप एक्स में चेंज करके क्वेश्चन को चेंज करिए क्योंकि हम फार्मूले को कभी क्यू और कभी एक्स में लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मेरी अगर सुजेशन रहेंगे तो आप लोग इसको एक्स में कन्वर्ट करके एक्स में सॉल्व आउट करिए। क्लियर? चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। dQ/dP चाहिए ना, चलो dQ/dP निकालते हैं हम लोग। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, dP/dQ निकाल लेते हैं फिर उसको इंटरचेंज कर लेंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 10 × 3 प्लस Q रेज टू द पावर -1 लेते हैं 10 - 1 3 प्लस Q रेज टू द पावर -2। और आप लोगों को पता है नेगेटिव पावर कभी नहीं छोड़ते, -10/3 प्लस Q ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा dP/dQ आया और हमें dQ/dP चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर आकर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, P और Q की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों के पास नीटा आ गया। क्लियर? हम आंसर यहाँ छोड़ सकते थे बट हमें रेंज दी गई है 0 से लेकर 9 तक। 0 और 9 की रेंज हमारे पास Q के ऊपर है, या आप लोग इसे X कह सकते हो अगर आप इसे X में कन्वर्ट करेंगे। चलो सबसे पहले Q की वैल्यू 0 फीड करते हैं। Q की वैल्यू 0 फीड करेंगे तो नीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी इलास्टिसिटी आपकी इनफाइनाइट की तरफ। और अगर आप Q को 9 फीड कर देते हैं तो ये नीटा आप लोगों के पास कितना हो गया, 4/3। ये आप लोगों के पास आंसर आपके स्टेटमेंट का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिखाना है और रेसिप्रोकल दिखाएंगे तो हम लोगों ने dQ/dP निकाला हुआ है, आप dP/dQ निकाल लेते हैं। क्लियर? चलो करते हैं हम लोग। कितना होगा, -10/3 प्लस Q की वैल्यू हम लोग एज इट इज P की फॉर्म में रख लेते हैं क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग इसको अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इसी तरह की वैल्यू को निकल आएगा। एक तरह से आप लोग इसको अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप दोनों क्वेश्चन को अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। हम उठाते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट। ओरिजिनल स्टेटमेंट में आप लोगों के पास है P इज इक्वल टू 10/3 प्लस Q। अगर आप लोगों ने देखा था हमने यहाँ से dP/dQ तो निकाल लिया था, अब इसे रेसिप्रोकल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलिए करिए, क्या होगा, 3 प्लस Q इज इक्वल टू 10/P, Q is equal to 10/P minus 3 and it is equal to 10 minus 3P/P। अब इस स्टेटमेंट में से आप बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो भी कर सकते हो बेटा, और अगर आप इस तरह से मेरे वाले पैटर्न से चलना चाहते हो अब हम dQ/dP फाइंड करेंगे क्योंकि इस समय हमने इक्वेशन को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि Q अब आपका डिपेंडेंट हो गया। क्वेश्चन रूल U/V वाले पैटर्न से आप लोगों ने पहले भी सीखा, इसको क्या होगा, V² V डेरिवेटिव ऑफ U माइनस U डेरिवेटिव ऑफ V। बोलते हैं इसे -3P -10 प्लस 3P/P²। 3P और 3P कट गया तो आंसर इज -10/P²। ये आप लोगों के पास आ गया dQ/dP की वैल्यू। और dP/dQ की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों के पास, dQ/dP
3 प्लस क्यू स्क्वायर, 3 प्लस क्यू की वैल्यू आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे सेम वैल्यू निकल कर, ठीक है। और यही हम लोगों को प्रूव आउट करना। क्लियर? आपकी विश है बेटा, जैसे आपकी बुक ने किया वैसे कर लो, या आपकी बुक ने यहाँ पे तो उसी तरीके से किया वैल्यूज को निकाल के, और आप लोग इसे निकाल सकते। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। काफी कुछ क्लियर होने लगा होगा। मेन आपको सिर्फ फार्मूले को ही ध्यान रखना है। यहाँ सेम एज इट इज x इज इक्वल टू 9/p अंडर है, ये आपका डिमांड कर्व है। यू हैव टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें प्रूव करना है कांस्टेंट है, और किसके इक्वल प्रूव करना है, -1/2। चलो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और पीछे की तरह मैंने आपको बहुत बार बोला फार्मूला पहले लिखो ताकि आपको क्लियर हो जाए हमें चाहिए क्या। x लिखा, फार्मूला लिखो, उसके बाद ये फाइंड करिए dx/dt। dx/dt फाइंड करते हैं तो आप लोगों के पास अपनी वैल्यूज, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो dx/dt वैल्यू फीड कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, dx -p/x इंटू -9/2, ये वाली वैल्यू आपके डेरिवेटिव की यहाँ फीड करते हैं। बट यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, आप लोग देखोगे हमें आंसर में सिर्फ -1/2 चाहिए, तो इतनी यहाँ से p को स्किप करना है, यहाँ से हमें x को स्किप करना है। तो किसी एक वैल्यू को स्किप कर दो, या तो p को स्किप कर दो या x को स्किप कर दो। x को स्किप करना इजी है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू है 9/√p। इसको हम लोग वैल्यू को रखेंगे अपने में, p और p कैंसिल हो गया और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यही हमने शो करना। क्लियर? नेक्स्ट है show the elasticity of demand for all the points on the curve xy is equal to alpha square will be numerically equal to 1। हमें ये शो करना है, निकालना क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। क्लियर? इलास्टिक, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल। चलो शुरू हो जाते हैं, बहुत इजी। xy इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। आप लोगों को फिर मैंने बार बार बोला बेटा, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लगा लीजिए, फिर कैलकुलेशन शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी होगा। यहाँ इसकी कैलकुलेशन में इसने इम्प्लिसिट फॉर्म लगा दी। इम्प्लिसिट फॉर्म में x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, जहाँ भी y का डेरिवेटिव लोगे वहाँ साथ में dy/dx लग जाएगा। xy इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा x और y दो टर्म में, फिर x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, साथ में लगेगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 0, y 0 क्योंकि अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है। क्लियर? आपने dy/dx निकाला, इसको रेसिप्रोकल कर दिया dx/dy, ये तो हम अभी क्वेश्चन में प्रूव भी किया। वैल्यूज को यहाँ फीड करोगे तो आंसर किसके इक्वल आया, 1 के। इजी इजी है ना बहुत। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए होते भी नहीं और लॉन्ग में आते भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंसेस के लिए भी। वहाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो एक्सपोनेंशियल में होते हैं। लॉन्ग में भी आया तो ये पार्ट्स बन के आएगा, इसके साथ कोई ना कोई और पार्ट को ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? चलो, p इज इक्वल टू 12 माइनस 4 रेज टू द पावर x। यहाँ पर आपके पास वो फार्मूला यूज हो रहा है a रेज टू द पावर x का, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड इट विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर x log ऑफ a। तो dp/dx आपके पास आ गया। फिर वही बेटा, मेरा तो वही प्रेफरेंस, फार्मूला पहले लिखो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो और उसमें वैल्यू फीड कर देंगे। हम आंसर यहाँ छोड़ सकते थे, बट हमें निकालना है डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 2 पे। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 2 रखिए। जब p को 2 रखेंगे तो क्या होगा, नीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन x 4 रेज टू द पावर x log 4। ठीक है, यस। और p इज इक्वल टू 2 हम ओरिजिनल फंक्शन में भी रख लेते हैं, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 रेज टू द पावर x। ये इसलिए रख लिया गया बेटा, ओरिजिनल आंसर में से हमें x रिमूव करना इजी हो जाएगा। चलो करते हैं, ये इधर लेके जाएंगे और ये इधर लेकर आएंगे, क्या होगा, 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10। लॉग लेके सॉल्व करें, lx log 4 इज इक्वल टू log 10, और x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई log 10
बाय log 4। क्लियर? चलो, हमारा आंसर यहाँ आ रहा था नीटा इज इक्वल टू, और इस नीटा में हमारे पास x बच गया, बट अगर हमें वैल्यूज दी गई हो तो हमारा x भी नहीं रहना चाहिए, तो अपने x के बदले जहाँ जहाँ x होगा वहाँ log 10 बाय log 4 छोड़ दो। अब बाकी आपका आंसर जिस फॉर्म में रह जाए, क्योंकि कुछ प्रूव करना है फिर तो उस तरीके से करते हैं, अगर प्रूव नहीं करना तो हम लोग आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इलास्टिसिटी वैल्यू ऑफ x। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और वो किसके इक्वल है? यूनिटी के इक्वल है, यानी 1 के इक्वल है। ध्यान से रखिएगा बच्चा, यानी नीटा की वैल्यू आप लोगों को 1 दे दी गई, इट मीन्स मुझे dx बाय dt निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आप dp बाय dx निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल तो हम कर ही लेंगे। dp बाय dx हो गया 2, पावर आगे पावर का एक लेस करके ऊपर इंटू चेन रूल से डेरिवेटिव, तो कितना हो गया हमारे पास? -10 इंटू 4 -5। ये dp बाई dx है, आपको फार्मूले में dx बाई dp रखना है तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट चलो, अब हमें नीटा की वैल्यू दी गई है 1, नीटा की वैल्यू 1, ये तो अभी बच्चों वाला काम आ गया आपका स्कूल में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन चेंज हो गया, वही सब कुछ है, बट अब सिर्फ हमसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछी गई है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो आप लोगों के पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थे, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हैं, तो आप लोगों को सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, ठीक है। करने का तरीका वही, dx बाई डी निकाला, dx बाई डी को बैक फीड किया और p की वैल्यू 2 फीड कर दी गई और हमारा आंसर निकल गया। क्लियर? चलिए आगे, इनकम डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, और अब यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे पास थर्ड वेराइटी का क्वेश्चन हो गया इलास्टिसिटी का। y बाय एक्स dx बाय dt, फार्मूला पहले लिखिए, डेरिवेटिव बहुत आराम से निकल आएगा, 40 का 0 प्लस 0.8 y का 1। अपनी वैल्यू फीड करेंगे, बट हमें y की वैल्यू दी गई है 100 वैल्यू, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y बचा उसको ध्यान से सॉल्व करेगा बेटा। डेसिमल ब्रेक करना आता है, नहीं तो मैं आप लोगों को ब्रेक करना बताती हूँ। 0.8 इंटू 100 जब सॉल्व करते हैं आप लोग तो कितना होगा? 8 बाई 10 इंटू 100, तो कितना हो गया आप लोगों के लिए? 80। ध्यान रखिएगा बच्चा, ये 80 आ गया, 40 बाई 80 आ गया, 80 बाई 120 हो गया, और आंसर विल बी 2 बाई 3। क्लियर? इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। आपको सिर्फ एक मेन चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, प्राइस आपको तीनों फार्मूले जो मैं आपको वापस रिकॉल करा दूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है। एक डिमांड फंक्शन, हमारे पास 3 तरह की इलास्टिसिटी हमने इसमें यहाँ डिस्कस करी है। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर रीड नहीं करते तो आप लोगों की हमारे पास फार्मूला गलत हो जाएगा, और फार्मूला गलत हो गया फिर हम गड़बड़ कर लेंगे अपनी, क्योंकि वैल्यूज निकालना बहुत इजी है बट फार्मूला सही यूज करना जो होगा, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद हम आगे फिर शुरू नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। पहले इसके क्वेश्चन करिए, कोई डाउट आता है आप मुझे बताइए, और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करें।